हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग गुड। आज यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि बहुत समय से यहाँ पर हम एयू की यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही। तो फाइनली ये वीडियो हमने तैयार कर ली है। इसमें बेसिकली हम सारी आपको प्रोसीजर बताएं, किस तरह आपको हॉस्टल मिलता है, इसकी कट ऑफ क्या जाती है, कौन कौन से हॉस्टल्स हैं, इनके फ़ीस स्ट्रक्चर क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। एक कंप्लीट वीडियो है और हर साल के यहाँ पर उपयोगी होगा, क्योंकि हॉस्टल्स तो वही रहेंगे, ठीक है। भले चाहे अब पहले जो रहता था एयू के एंट्रेंस पे आपको मार्क्स पे एडमिशन मिलता था, तो अब क्या होगा, CUET की जो आपका स्कोर होगा उसके बेसिस पे यहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है। कई सारे डाउट्स भी रहते हैं, रूल्स बुक जो इनकी आती है वो सारी चीज़ें भी आपको हम बताएंगे। और डिस्क्रिप्शन में जो इसका PDF और हॉस्टल के जिनको रूल बुक होता है एयू का, वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दें, उसको डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी आपको हम भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी पे सारी चीज़ें हम जो भी बताए रहते हैं उसको अपलोड कर देते हैं, कम्युनिटी टैब पर भी हम डाल देते हैं, ठीक है। तो पहली बात ऊपर से बता देते हैं कि इसमें बॉयज़ के हॉस्टल्स यहाँ पर कितनी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 3 6 3 9 लगभग 9 हॉस्टल जो हैं आपके यहाँ पर बॉयज़ की हैं, जिसमें एक जो है यहाँ पर वो जो फॉरेन रेसिडेंशियल होते हैं, जो फॉरेन के एडमिशन यानी कि इंडिया के जो बाहर के एडमिशन लेते हैं वो उनके लिए होता है, ठीक है। वो कौन सा हॉस्टल है, वो आपका यहाँ पर देखिए, ये इंटरनेशनल हाउस है, ठीक है। ऐसे गर्ल्स में आपको देखिएगा हॉल ऑफ रेसिडेंस, वो जो इंडिया के आउटसाइड जो लड़कियाँ हैं उनको उसमें वहाँ पर उनको दाखिला मिलता है। तो बॉयज़ के लिए कौन कौन से यहाँ पर हॉस्टल एयू में आपके लिए अवेलेबल हैं? तो एक होता है आपका अमरनाथ झा हॉस्टल है, एक आपका डायमंड जुबली हॉस्टल है, एक आपका GN झा हॉस्टल, एक इंटरनेशनल जो कि मैंने बताया था इंडिया के आउटसाइड बच्चों के लिए है, फिर आपका एक PCB हॉस्टल है, फिर आपका सुंदरलाल हाउस है, फिर आपका एक नीचे ताराचंद हॉस्टल यहाँ पर है, फिर राधा कृष्णन बॉयज़ हॉस्टल, और फिर यहाँ पर शताब्दी हॉस्टल है, ठीक है। ये ऊपर से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन से यहाँ पर हॉस्टल बॉयज़ के लिए अवेलेबल है। उसी तरह गर्ल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब क्योंकि बॉयज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, मतलब कि ज़्यादा वो नंबर्स में रहते हैं, तो उनके लिए हॉस्टल बेसिकली ज़्यादा ही रहता है। गर्ल्स में आपको देख पा रहे हैं एक प्रियदर्शनी हॉस्टल है, एक शताब्दी, एक सरोजनी नायडू, एक कल्पना चावला, एक हॉल ऑफ रेसिडेंस, वही जो इंडिया के बाहर की जो यहाँ पर गर्ल्स जो भी एडमिशन यदि लेती हैं तो उनके लिए होता है, और जो आपका है महादेवी वर्मा गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर होता है, ठीक है। अब हॉस्टल के बारे में बताने से पहले, उनकी फ़ोटो दिखाने के पहले कुछ उनके रूल प्रोसीजर बता लेते हैं। देखिए पूरा PDF यहाँ पर काफ़ी समय लगता है तैयार करने में, तो यदि पसंद आए कि ज़रूर उसको लाइक किया करें। खुद ही यहाँ पर हमने तैयार किया, कहीं से मैंने लिया नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको हम बता देते हैं हॉस्टल पाने का प्रोसीजर यहाँ पर क्या होता है, जो कि इनकी साइट पर ही हमने अवेलेबल करके यहाँ पर पाया है, ठीक है। तो बेसिकली एडमिशन होता किस तरह के, जो भी आप यहाँ पर पहले पेपर देते हैं और आप जो CUET के स्कोर कार्ड पे होगा तो उसी पे होगा, ठीक है। एडमिशन के तुरंत ही लगभग जब आपका आने ऑफलाइन होने लगता है, उसके पहले आपको यहाँ पर फॉर्म निकलता है साइट पे, उसको आपको भरना पड़ता है, फिर डीन स्टूडेंट वेलफेयर में यहाँ पर आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है। यानी होता किसके बेसिस पे, आप जो भी स्कोर पा रहे हैं, जिनका ज़्यादा स्कोर रहेगा उन्हीं को मिलता है, ठीक है। अब कई लोग को ये डाउट रहता है कि क्या हॉस्टल में भी रिजर्वेशन होता है या सिर्फ एंट्रेंस या एडमिशन में होता है? तो भाई कई लोग को यहाँ पर रहता है हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं होता, उसमें सिर्फ जनरल सब ट्रीट किए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो इनके एयू में पार्टिकुलर बताऊँ, यहाँ पर रिजर्वेशन अवेलेबल है, जैसा कि आपका एडमिशन के समय होता है। मीन्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि OBC को यहाँ पर 27% मिलता है, उसी तरह यहाँ पर इनको हॉस्टल में भी यहाँ पर मिलता है, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 15%, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5%, और साथ में ये भी लिख दिया गया है कि यदि SC ST कैंडिडेट्स फिलअप नहीं कर पाते हैं, उनकी जो हॉस्टल रूम्स है वो वेकेंट रह जाते हैं, तो उसको एज अ जनरल कैटेगरी के बच्चों के द्वारा यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको 27% सीट जो है आपकी यहाँ पर रिजर्व रहती है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है उनके लिए भी यहाँ पर 3% सीट रिज़र्व करने की यहाँ पर वो रहती है, ठीक है। यदि उनकी भी खाली रह जाएगी तो और में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए रिजर्वेशन इसमें भी यहाँ पर आपको रहता है, ठीक है। तो ये डाउट आपका निकल गया। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर क्या है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ निकले, आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो कि आप देख पा रहे होंगे, इसी पर आपको जब भी यहाँ पर आपको, वैसे आपको पता चल ही जाता है कि कब आपको निकलने वाला है, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट करा के उसके बाद आपको बढ़िया से उसको सारा फिल करना रहता है। और ये प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा आपकी जो भी डिटेल भरती हैं, जो भी आपका एड्रेस रहता है, कहाँ क्या आप एक्चुअल रेसिडेंस है, जो भी सारी चीज़ें उसमें पूछी जाए वो आप करेक्ट भरिएगा, वरना इनकम्प्लीट और रॉन्गली फिल्ड आप एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा
तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। यानी आपका हॉस्टल मिलने के बाद मान चलिए आपको हॉस्टल अलॉट हो गया, बाद में पता चला कि आपने जो कोई मिस्टेक भरी हुई थी यानी गलत इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई थी, तो आपको विदिन 7 डेज़ आपको यहाँ पर हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जब भी आपका हॉस्टल का वो कैंसिल कर देंगे उसके विदिन 7 डेज़ आपको यहाँ पर उसको खाली भी करना पड़ जाएगा। तो मेक इंश्योर कीजिए कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत मत डालिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आप यहाँ पर सही सही डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर DSW ऑफिस पर जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ये नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है, हाँ भाई इन लोग को यहाँ पर अलॉट हो गया है। फिर आपको उसमें लेके जाना पड़ता है कि आपको सारी चीज़ें उनके यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन वो सेल्फ फर्निश अलॉन्ग विथ हिजर एप्लीकेशन फॉर्म कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको एडमिशन यानी हॉस्टल जब आपको अलॉट हो गया तो आपको लेके क्या जाना पड़ेगा, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। उस इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली आप स्कूल से ही पढ़े होंगे क्लास 12, तो आपको वहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। फिर आपने जो फ़ी पे करके एडमिशन लिया था आपको फ़ी रिसिप्ट ले जाना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये 4 चीज़ आपको यहाँ पर आपको ले जानी पड़ती है, ठीक है। अब कौन कौन से स्टूडेंट एडमिटेड हो सकते हैं, वही जो रेगुलर कोर्स जो डिग्री करना चाहते हैं रेगुलर स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर उसको जा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है कि कौन जो है वो हॉस्टल एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी का नियम होता है, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नियम होता है कि जो भी क्लोज जो उनकी विसिनिटी में रहते हैं उनको हॉस्टल्स नहीं दिए जाते हैं। क्यों वो भी नहीं दिए जाते, यदि वो फैमिली के साथ रहती हों, ठीक है, तब तो और नहीं दिए जाते, क्योंकि ऐसे में जो बच्चे दूर से आए रहते हैं उनको यहाँ पर दिक्कत होती है। तो पास वाले तो भाई आ सकते हैं अपने रूम से भी लगातार हर दिन आ जा सकते हैं, लेकिन जो दूर के रहते हैं उनको तो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो जितने भी यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रयागराज के 25 किलोमीटर यानी यूनिवर्सिटी के 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर आते हैं उनको जो है हॉस्टल अलॉट करने का प्रावधान यहाँ पर नहीं, स्पेशली अगर उनकी फाइनेंशियल सपोर्टिंग गार्जियंस भी रहती हैं यानी फैमिली के साथ रहता तो और भी नहीं दिया जाता, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यदि कोई फेल हो जाता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में उसको भी यहाँ पर हॉस्टल अगली बार अलॉट नहीं किया जाता है, प्रोवाइडेड अगली बार वो फिर से नए कोर्स या उसी कोर्स में ले मतलब नए तरह से यहाँ पर एडमिशन लेता है तभी उसको यहाँ पर दिया जाएगा। या आप कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट या पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए उस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं तब भी आपको यहाँ पर हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। यानी रेगुलर कोर्स जैसे BA BSc BCom LLB सब कर रहे हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर हॉस्टल मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या यदि आप एक्सपेल्ड रेस्टिकेटेड यहाँ पर क्या सस्पेंशन आपके ऊपर कोई लगा कोई आपके इंडिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से उस केस में भी आपको यहाँ पर एलिजिबल आप नहीं हो पाएंगे हॉस्टल के लिए, ठीक है। ये तो मैं बहुत एक छाट के रूल आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी पूरा यहाँ पर उनका ब्रोशर रहता है हॉस्टल का जिसको मैं डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगा, आप यहाँ पर उसको देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहीं दिया गया कि यदि आपको रेस्टिकेट के लिए हटा दिया गया तो आपको विदिन 7 डेज जो आपको अपना हॉस्टल यहाँ पर खाली करना पड़ता है, ठीक है। फॉरेन स्टूडेंट के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि फॉरेन स्टूडेंट जो इंडिया के बाहर के जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी के बाहर के, उनको किस में दिया जाए तो उनको इंटरनेशनल हाउस, बॉयज़ के केस में इंटरनेशनल हाउस जो आपको हॉस्टल भी आपको दिखाएंगे उसमें मिलता है, और गर्ल्स के केस में यहाँ पर आपको हॉल ऑफ रेसिडेंस हॉस्टल उसमें आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, देखिए ये भी इनकी साइट पर अवेलेबल था, मैं कुछ अपने मन से नहीं बताया, मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो हूँ नहीं कि मैं आपको बताऊँ, तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था उस बात को यहाँ पर उसकी पुष्टि हम कर रहे हैं। ये चार्जेस आपको हर एक हॉस्टल होल्डर को यहाँ पर देना पड़ता है पर ईयर, ठीक है, देना पड़ता है। मीन्स आपको यहाँ पर 500 रुपये आपको कल्चरल एक्टिविटी का देना पड़ता है, गेम्स का आपको यहाँ पर 1000 रुपये, और हॉस्टल मेंटेनेंस और यूज़र चार्जेस के यहाँ पर आपको 2000 रुपये देने पड़ते हैं। यानी आपको हर एक ईयर यानी हर एक टर्म ईयर के लिए आपको यहाँ पर 3500 रुपये तो यहाँ पर आपको देने ही पड़ेंगे। हर एक यूनिवर्सिटी के जितने भी हॉस्टल्स हैं सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर 3500 रुपये एडिशनली यहाँ पर देने पड़ते हैं। अभी आपको रेंट भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस जो कुछ भी यहाँ पर रहता है उसके लिए आपको यहाँ पर अगर सिंगल रूम लेते हैं आपको 8000 यहाँ पर आपको देना पड़ता है। यदि डबल रूम है यानी आपके साथ एक आपका और यहाँ पर मित्र रहते हैं तो आपको यहाँ पर उस केस में आपको 7000 पर ईयर का है, ठीक है, देना पड़ता है। एडमिशन के टाइम ही आपको यहाँ पर आपको देना पड़ता है। यानी आप यहाँ पर बेसिकली सब यहाँ पर डबल सीटर लेती हैं तो मैं इसको यहाँ पर 7000 मान लेता हूँ। यानी ओवरऑल आपके यहाँ पर अभी तक 10,500 रुपये यहाँ पर होगा जो कि सब एक एक व्यक्ति को यहाँ पर देना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर रिटर्न है, ठीक है, जो रिटर्न है मैं उसके हिसाब से यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी आपको 10,500 उसको आप यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद आपको जब भी आपका एडमिशन होता है 500 रुपये, जैसे हर चीज़ में यहाँ पर एडमिशन फ़ी लगती है तो 500 रुपये यहाँ पर आपका और लग गया, यानी हो गया आपका यहाँ पर अब तक 11,000 रुपये, ठीक है।
उसके बाद समर चार्जेस यानी जब गर्मी की छुट्टी हो जाती है वो उनके ऊपर होता है, जो भी आपके वार्डन हॉस्टल के उनके ऊपर अवेलेबल होता है। और जीआरएफ यानी जो रिसर्च वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं उनका जो एचआरए जो मिलता है फ्रॉम फंडिंग एजेंसी लाइक यूजीसी एंड हु वांट्स टू अवेल द हॉस्टल फैसिलिटी, उनको एचआरए जो भी निर्धारित रहता है वो उन्हीं के हिसाब से उनसे चार्ज, यानी उनका रेट अलग रहता है और वो स्टूडेंट्स के मुकाबले। ठीक है, अब आपका मंथली रेंट क्या, अगर आप सिंगल सीटेड लेते हैं आपको यहाँ पर 300 रुपये पर महीने देना पड़ता है, और आप डबल सीटेड रूम है तो आपको यहाँ पर 200 रुपये देना पड़ता है। और आपका जो टेन्यूर होता है एक किसी टर्म का 10 महीने होता है, यानी पूरा 1 साल होता है। यानी 10 महीने में यदि आप डबल ही बेसिकली लोग रहते हैं तो 10 महीने में आपका 200 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर 2000 रुपये एज अ रेंट हो गया, 11,000 इधर, यानी अप्रॉक्स आपका मान लीजिए 12 से 13,000 रुपये आपका पड़ जाता है आपका एक होल ईयर का। और देखा जाए तो ठीक ही है, आप मान लीजिए कि 12 महीने हुआ आपको 12-13,000 पड़े, यानी हर महीने आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ देना पड़ता है, जो कि आप एक अफोर्डेबल है। यहीं पर यदि आप रूम बाहर लेते हैं तो उसका अलग चार्ज हो जाता है। और ये बता देते हैं सिर्फ हॉस्टल का है, मेस का जो रहता है उसका अलग चार्ज होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक है, तो क्या खाने पीने में आपको सब तो मिल नहीं जाएगा आपको इतने में ही रुपये में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं, आपको मोटा मोटा आपको 12 से 13,000 रुपये जैसा कि रिटर्न है यहाँ पर उस हिसाब से आपको यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल के अलॉटमेंट के यहाँ पर प्रोसीजर कुछ बहुत कड़े सख्त नियम है, हर एक यूनिवर्सिटी में होते हैं, कोई इसी में नहीं। कि भाई यदि आपका एक बार रूम अलॉट हो गया कि इस बंदे को ये वाला रूम मिल गया, इस रूम नंबर ये मिल गया, ठीक है, और आपका पार्टनर भी मिल गया कि यही आपका पार्टनर है, तो आप भाई रूम को चेंज नहीं कर सकते हैं आपस में। यानी आप अपने जो भी आपके हॉस्टल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, जो भी वार्डन हेड होते हैं, उनके बिना प्रायर परमिशन कि आप अपने रूम अपने पार्टनर को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब यहाँ पर मेंशन रहता है कौन किस रूम में लिया है, किसका कौन सा पार्टनर है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट एट हिज हर डिस्क्रिप्शन में एट एनी टाइम चेंज द रूम ऑफ रेसिडेंट विदाउट एनी, अगर वो चाहेंगे तो आपका यहाँ पर बदला जा सकता है, उसके पहले आप अपने खुद से नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, वो आप नहीं बदल सकते हैं। रूम ऑक्यूपाइड अदर दिन द अलॉटेड वन शैल, यानी पता चला आपको यहाँ पर ये रूम मिला है और आपकी जगह कोई और वहाँ पर रह रहा है जिसको हॉस्टल अलॉट ही नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको यहाँ पर फाइन आपको देना पड़ जाएगा। यानी वेयर ए रेसिडेंट इज़ फाउंड ऑक्यूपाइंग अ रूम अदर देन अलॉटेड टू, यानी आपको मिला था रूम नंबर सपोज़ कीजिए एक्स मिला था और आप एक्स में न रहकर आप वाई में रहने लगे, तो आपको पहली बात 1000 रुपीज़ लगेगा और 1000 रुपीज़ फाइन लगेगा। लेकिन तब भी आप कंटिन्यू करते रहे, आप उसी रूम में दूसरे रूम में रहने लगे, अब बात नहीं मानते, तब आपको यहाँ पर हॉस्टल से पूरी तरह यहाँ पर निष्कासित कर दिया जाता है। नहीं, हॉस्टल फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी, आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और 1000 रुपये आपका हर जाना भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिक्लेयरिंग अनऑथोराइज ऑक्यूपेंसी, यानी आप किसी भी If a resident fails to vacate the room, hostel prescribed with prescribed period of stay, a final notice had been served upon him। आपको 72 घंटे करना निकालना पड़ेगा, और आप किसी भी अनऑथोराइज्ड बाहरी व्यक्ति को आप अपने रूम में नहीं रख सकते हैं। ये भी एक तरह का यहाँ पर मतलब ये अनऑथोराइज एक्ट में यहाँ पर आता है, आप किसी भी बाहरी को यहाँ पर आपको नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बिना किसी प्रायर परमिशन के। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर हॉस्टल के रूल्स किस तरह यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अभी कट ऑफ आपको यहाँ पर लास्ट में दिखा देंगे, फीस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको इसके बाद रोज़ बता दिए कौन कौन एडमिट हो, कौन कौन नहीं हो सकता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको साइट पर मिल जाता है, रिजर्वेशन भी यहाँ पर होता है। अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि बॉयज़ गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, उनकी फ़ोटोज़ वो कैसे यहाँ पर दिखती हैं। ठीक है, तो काफ़ी टाइम ज़रूर लगा था, बट एक फाइनल रिजल्ट मिलने पर होता है। तो ये जो आपके हॉस्टल हैं इसको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके हैं, ये गर्ल्स के यहाँ पर हॉस्टल हैं। ठीक है, देखिए पहला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक अमरनाथ जो हॉस्टल है, उसके आपका करंट वार्डन कौन है, और ये दिखता ये इस तरह है। ठीक है, उसी तरह दूसरा यहाँ पर है आपका डायमंड जुबली हॉस्टल है, उसकी फ़ोटो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह यहाँ पर आपको दिखती है। ठीक है, पेंट एंड जो रेगुलरली यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, काफ़ी एक समय से अगर यूनिवर्सिटी बंद तब भी यहाँ पर कुछ तरह दिखने लगता है। जी एन जाओ हॉस्टल यहाँ पर इसका करंट वार्डन है और इस तरह यहाँ पर वो दिखता है प्रयागराज। ठीक है, पीसीबी हॉस्टल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देते हैं एक जो आपका नेक्स्ट है वो इंटरनेशनल हाउस वाला वही है, मतलब बाहरी रेसिडेंस के लिए, ये आपका ताराचंद हॉस्टल है। ठीक है, और ये जो है ये भी आप देखिए ये आपका हॉस्टल है ताराचंद छात्रावास, आपको ये राधा कृष्णन बॉयज़ हॉस्टल है, ये वाला जो है आपका राधा कृष्णन बॉयज़ हॉस्टल है। ये सारी इमेजेस जो है उनकी साइट से मैंने अवेलेबल की है। ठीक है, ये सुंदर लाल हॉस्टल है, यहाँ पर
इसके भी करंट वार्डन आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद गर्ल्स के हॉस्टल में यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन सी लिस्ट है। शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर आप देख पा रहे, फोटो में लास्ट में लगाया हूँ। प्रियदर्शनी हॉस्टल यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद सरोजनी नायडू हॉस्टल, कल्पना चावला हॉस्टल है, हॉल ऑफ रेसिडेंस जो कि बाहरों के लिए है, महादेवी वर्मा गर्ल्स हॉस्टल। ये देखिए फ़ोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कल्पना चावला मेमोरियल गर्ल्स हॉस्टल इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद प्रियदर्शनी महिला हॉस्टल जो आपका है, हॉल ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। महादेवी वर्मा महिला छात्रावास, इस तरह है। उसके बाद हॉस्टल का रूल प्रोसीजर्स का जो PDF है मैं कोशिश करूँगा उसको आपको यहाँ पर PDF में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हॉस्टल की कट ऑफ क्या होती है, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने कट ऑफ यहाँ पर लाई थी। इसी साल की कट ऑफ है 2020-21 के बैच के लिए। और आपको ये भी बता देते हैं कि लोग बोलते हैं क्या दूसरी तीसरी चौथी लिस्ट यहाँ पर आएगी, तो देखिए भैया लिस्ट तभी यहाँ पर आती है यदि कोई किसी के यहाँ पर हॉस्टल लॉट हुआ, वो हॉस्टल नहीं लेता, वो बाहर प्रेफर करता है, या वो नज़दीकी था, मतलब कि कोई भी रीज़न होता है, मतलब किसी कारणवश नहीं लेता है, जब वैकेंट रह जाए तभी नई लिस्ट निकलती है भैया, ठीक है। तो UG कोर्सेज़ के लिए बॉयज़ के हॉस्टल के लिए आप देख पा रहे हो क्या क्या कट ऑफ जाती है। आप देख पा रहे होंगे जितनी भी अप्रॉक्स यहाँ पर जनरल OBC और EWS की आप मानेंगे, BA BSc बायो में आपके यहाँ पर लगभग देख रहे होंगे 200 के ऊपर या 200 के अराउंड ही आपको यहाँ पर आपको मिलता है। साफ साफ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर ईयर अप्रॉक्स मोर और लेस आपको यही जाने वाला यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल के लिए BA का देख रह सकते हैं 200, 212, 182, इसमें मैंने एक बार वीडियो बनाया था। उसके बाद ये गर्ल्स के लिए 190, 178, 176, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको है। फीस स्ट्रक्चर वगैरह आपको यहाँ पर हमने बता ही दिया था। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे, ठीक है, तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी बचता है कमेंट में आप जरूर सकते हैं।